भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को रोज की तरह जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। ये आम लोगों का आपका मंच जिसमें तमाम सारे सवाल और तमाम सारे फोन कॉल्स भी होते हैं और आप समय समय पर सवाल भी पूछते रहते हैं। आज भी आप सवाल पूछेंगे और अपनी बात को रखेंगे। हमारी तैयारी सेकेंड वेव को लेकर अभी पूरी भी नहीं थी और पूरी भी थी भी नहीं। तैयारी शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि हम निपट नहीं पा रहे थे, इंतजाम अधूरे थे। लेकिन कल ही जैसे हमारी बहस पे हो रहा था, कल हम चर्चा कर रहे थे थर्ड वेव की दस्तक की, और जो कि साइंटिफिक एडवाइजर ने बोला था कब कितनी बड़ी आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं, कब कैसे फेस करेंगे अब तो सवाल ये सामने खड़ा हो गया है। और ये इतना बड़ा सवाल है कि जिसको कि निपटने के लिए हमारे पास अब कोई कैसे संसाधन जुटाएं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर पिछले कहना चाहिए 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से जिस तरह की कोर्ट में जद्दोजहद चल रही है, कोर्ट में जद्दोजहद चल रही है, कहीं कोई प्लांट में नहीं है, मैनेजमेंट पे, वितरण पे नहीं है बहस ये हो रही है कि कहां कौन किसकी कमी है, इस पर हो रही हो तो कैसे चर्चा करें कि तीसरी लहर की हम तैयारी कर पाएंगे। बहरहाल जो प्रयास हो रहे हैं उनको प्रणाम है, उनका स्वागत है। और ऐसे ही एक प्रयास है जो कि जिसके तहत आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनकी संस्था ने और इस्कॉन इंडिया ने कुछ प्रयास किया है 200 बेड्स का। उनका मैं स्वागत करता हूं। इस समय कोई एक बेड की भी बात करे तो मुझे लगता है कि कहीं उसने अमृत जो है टपका दिया है। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर उर्वशी प्रसाद हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है। आप सीनियर पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं नीति आयोग से। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें नीति आयोग को लेकर और उनसे पूछने के लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज जब पैनल बड़ा होगा, एक्सपैंड होगा आगे चल के, तो उर्वशी प्रसाद जी से बहुत सारे सवालों की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके पास आना चाहता हूं। सच तो ये है कि मैं पहले तो आपको जो आपका इनिशिएटिव है उसके लिए सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आप हमारे साथ पिछली जब लॉकडाउन था तब जुड़े थे। थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं आपको। धन्यवाद प्रतीक भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका भैया जी कहीं बहुत फेमस होता जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मुझे लोग कहने लगे हैं कि आजकल आप बहुत तीखे होने लगे हैं, आपको बहुत गुस्सा आने लगा है। मैं माफ़ी मांगता हूं लोगों से, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बस क्षणिक जो भी है, लेकिन वो क्षणिक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दिल्ली का मौसम बहुत ख़राब है और बहुत बारिश हो रही है जिस जगह मैं बैठा हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कितनी देर तक यहाँ पे सस्टेन कर पाऊंगा इस शो को लेकर, लेकिन तमाम कोशिशें हैं। लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका ये 200 बेड का इनिशिएटिव है, ये आम लोगों के लिए रहेगा या सिर्फ जिस तरह से खबरें हैं कि बड़े बड़े लोग, वीवीआईपी लोग जिस तरह से बेड को के लिए दिल्ली में अपना कब्जा जमा लेते हैं, ये भी वैसा ही इनिशिएटिव शामिल होगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कोई परमिशन, कोई इंटीमेशन, कोई डिस्कशन, कोई इंफॉर्मेशन किसी प्रकार की किसी भी इस नेशन में जरूरत नहीं है। बोर्ड लाइन नंबर है, फोन करिए। 200 बेड का अस्पताल हमने अभी बना दिया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको 2000 20,000 तक लेके जाने का प्रयास करें। अच्छी बात यह कि 5 दिन में हमारा टर्न अराउंड टाइम था हमारा इसका। 5 दिन में मुझको बहुत कुछ अरेंजमेंट करना था, पैरामेडिकल स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, हाउस कीपिंग, मेरे को सारे पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, स्टाफ के लिए फूड खाने का अरेंजमेंट करना था। लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए चाहिए थी ऑक्सीजन, मेडिसिन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब चाहिए था कि फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर सब हमारे को हाई प्रेशर के साथ में, सारी दवाइयों के साथ में जल्दी मिले। तो यहाँ एक कॉलेज हुआ करता था, मतलब कॉलेज तो अभी भी है, लेकिन कॉलेज बंद था, हॉस्टल बंद था, सब बंद था, बच्चे थे नहीं। तो हमने प्रशासन को रिक्वेस्ट किया कि हमारे को हॉस्टल के कमरे दे दिए जाए तो हम उसमें फटाफट काम कर देंगे। तो द्वारका सेक्टर 3 में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, और उसमें हमारे को 100 बेड मिले, जहाँ 100 कमरे मिले, जहाँ हर कमरे में 2 बेड थे, यानी कि 200 बेड हमको वहाँ मिल गए। बेड पहले लगे थे, उसके ऊपर गद्दे लगाने थे, चादर लगाने थे, तकिया लगाना था, नर्सेज चाहिए थी। नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए हमने फटाफट एक हमारी एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी को बुलाया, पीआरआई को। लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए मेरी एक दोस्त है, उसकी कंपनी है हेल्दियंस, मैंने उनको बोला कि भाई जो 1000 रुपये का टेस्ट है तुमको 200 रुपये में देना पड़ेगा, कुछ पैसा मैं डालूंगा, कुछ तुम मेरे साथ मदद करो। एक दवादोष.com नाम की कंपनी है, वो दवाइयाँ सस्ती देते हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन देते हैं। तो मैंने कहा 1000 रुपये की दवाई मुझको 200 रुपये में चाहिए, कुछ तुम मदद करो, कुछ मैं मदद करूंगा। फिर मैंने हमारे एक एनॉन ग्लोबल फाउंडेशन है, उनसे बात किया, उन्होंने हमारे को ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर 150 फटाफट और दे दिए। तो हमारा काम जल्दी जल्दी और स्पीड बढ़ता चला गया।
हाउसकीपिंग के लिए हमने एक स्टाफ बुलाया, इस्कॉन संस्था आगे आई है, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन द्वारका मिल करके वहाँ का सारा प्रसाद, सारा खाना, सारा मैनेजमेंट, सारे ऑपरेशंस देख रहे हैं। सुबह 5 बजे चालू करते हैं। डॉक्टर्स को इतना खुश रखना पड़ता है, नर्सेस को खुश रखना पड़ता है, स्टाफ को खुश रखना पड़ता है। हर रोज रात को ये घबराहट होती है कि वो निकल ना जाए, अरे कहीं भाग ना जाए। उनको शाम को प्रसाद का डब्बा एक्स्ट्रा मंदिर से लाके खिलाते हैं, घर पे भेजते हैं उनके, कि वो लगे रहे, मरीजों की सेवा होती रहे। जो 5 स्टार होटल के अंदर जो सेवा मिल सकती है वो सेवा लाने का प्रयास एक किया। चीज तो मैं कह सकता हूं कि अगर वहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है तो कोई निराशा नहीं होगी और कोई भागेगा नहीं, इस बात की तो गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहां मौजूद हैं, खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों के अंदर जान फूंक सकते हैं, इतना तो मैं जानता हूं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि सर, मैं ये चाहता हूं कि आप अपना फोन नंबर जरूर शेयर करें, क्योंकि एक एक बेड की लेकर इतनी मारामारी है, तो अगर आप द्वारका में 200 बेड शुरू कर रहे हैं, वो भी आम लोगों के लिए, और तीसरी बात ये जो आप ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस के लिए नहीं है, हालांकि लिखा पीछे आपकी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस लिखा हुआ है, लेकिन ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये निश्चित तौर से समाज की सेवा के लिए है। जी ऑफ कोर्स, मैं पीछे देख रहा हूं, लिखा है बड़ा बिजनेस, ये समाज सेवा के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप फोन नंबर शेयर करें सो दैट द पीपल कैन गेट द बेड, ये बहुत आसानी से हो सके। सारे दर्शकों को मैं कहूंगा कि नेटवर्क 18 का जो वीडियो देख रहे हैं, इस पे प्रतीक भाई के इस वीडियो पे मैं नंबर देने जा रहा हूं। किसी भी आप हॉस्पिटल में फोन करें, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, लाखों रुपया लग रहा है, लाखों रुपया लग रहा है, और यहाँ पे सब कुछ फ्री है आपके लिए, मेडिसिन भी, खाना भी, ऑक्सीजन भी, सिलेंडर भी, और अभी हमारे पास व्यवस्था भी है। दिल्ली के आसपास कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, सारे दिल्ली के आसपास में वीडियो को फैला दो, सबको पहुंचा दो, क्या पता किसका जीवन बचे। नंबर है 9717544495, ये बोर्ड लाइन नंबर है 9717544495। रिपीट करिए जी जरूर, 9717544495। इस वीडियो को मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, बिजनेस बड़ा करने के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के। शेयर करिए इस वीडियो को, ये हमने बहुत दिल से, और जहां इस्कॉन जैसी संस्था जो बिल्कुल सेल्फलेस आकर के सारा प्रसाद, सारा भोजन, सारी व्यवस्था, सारा ऑपरेशन, सारा मैनेजमेंट, ये इस्कॉन के प्रमुख स्वामी का अपना इनिशिएटिव है, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुझको एम्पावर किया, ब्लेस किया। मैंने खुद भी इसमें अपना तन मन धन हर प्रकार से जुड़ के इस इनिशिएटिव को बड़ा बिजनेस के साथ में लिया है। लेकिन अपनी तारीफ नहीं है, तारीफ आपकी होगी अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, और उसको दीजिए खास तौर से जिसको जरूरत है, और शायद उसको जरूरत उसकी पूरी हो जाए। तुरंत आप इस वीडियो को 97175 नंबर नोट कर लीजिए, 444495, भैया जी कहीं के इस प्रोग्राम को नेटवर्क 18 के शेयर करिए। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो सोचिए दिल्ली में कौन आपको जानता है, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद प्रतीक भाई आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इससे बेहतर कुछ कहा नहीं जा सकता था। आपने मुझसे 1 करोड़ गुना बेहतर बोला है, इसलिए मैं चुप हो गया, क्योंकि जो आप काम कर रहे थे बहुत कम समय में, जो आपने इस बात के लिए कह दिया, मैं शायद बहुत ज्यादा वक्त लेता और बहुत ज्यादा शब्द खाता। थैंक यू सो मच। आज इसी इनिशिएटिव्स की जरूरत है। मैं आपको एक बार फिर से भी याद करूंगा 1-2 दिन के बाद, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से काम में आप जो लगे हुए हैं, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं आपका। ये प्रोग्राम भैया जी कहीं कैसे सहयोग कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर हम आपको जानते हैं, देश दुनिया जानती है। मैं फिर आपको बुलाऊंगा, क्योंकि निराशा लोगों के अंदर है, लेकिन ऐसे ही इनिशिएटिव जब आप लेते हैं तो समाज खड़ा होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और शेयरिंग द न्यूज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। हमारे साथ जो मेहमान आज आगे बढ़ रहे हैं उनका मैं तारुफ कराना चाहूंगा। नुपुर शर्मा मुझे दिख रही हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर उर्वशी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, डॉक्टर उर्वशी प्रसाद, थैंक यू सो मच। आगे जो मेहमान जुड़ेंगे मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। थर्ड वेव को लेकर कह रहे, मैंने अभी बात करी कि बेड को लेकर ये बात थी कि लोगों ने, ये ईमानदारी की बात है, सच की बात है, शायद कोई शेयर ना करना चाहे। हॉस्पिटल्स का ये आलम है कि लोगों ने, जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने पैसे दे के अपने बेड रुकवाए हैं। ये क्राइम है, मुझे मालूम है ये क्राइम है, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको बेड ना मिले इस वक्त, ये वही है, वैसा ही काम है जैसे रेमडेसिविर को आप रख लें लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर आप रोक लें, ये वैसा ही काम है कि आपके पास पैसा था लेकिन एक जो जरूरतमंद था उसको बेड नहीं मिला और आपने पैसे देकर, और इसमें हॉस्पिटल भी मुलविस है, संलग्न है। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आपको मालूम है कौन से कानून इस वक्त लगे हुए हैं, आप बेहतर हमसे जानते हैं, प्लीज कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग डरे हुए हैं।
थर्ड वेव को लेकर। ये कितनी घातक है, कब आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी और कितने कितने प्रकोप के साथ आएगी, राधा ये वर्ड ज्यादा बेहतर है, इसको लेकर लोग जानना चाहते हैं। उर्वशी जी, मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर भार्गव, मैं जानना चाहता हूं कि गांवों से खबर आ रही है, जिलों से खबर आ रही है, आज तो प्रधानमंत्री ने जिला लेवल पर भी बात करी है कि हालात अच्छे नहीं हैं और लोग बीमार हैं, घरों में बुखार है। तो ये इंटेंसिटी कितनी बड़ी होगी? और अभी सेकेंड वेव का पीक लोग बात कर रहे थे, अभी मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था, ये कहां हम खड़े हैं और हमको क्या इवैल्यूएट करने की जरूरत है? प्लीज गाइड अस डॉक्टर भार्गव। देखिए, पहली बात तो ये बात खुशखबरी की मैं बताता हूं आपको। आज पहली बार फोर्टिस गुड़गांव में महीने भर बाद नंबर्स कम आते दिख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि शायद पीक अब नजदीक है, उसके बाद केसेस डिक्लाइन होंगे। कितनी नजदीक? अगले 5 से 6 दिन में केसेस पीक आउट करके 5 से 6 दिन में नीचे आने लगेंगे। बट इंपॉर्टेंट इशू इस बात का है ये जो पीक है ये एसिंक्रोनस है, एक साथ सब जगह नहीं आएगी। शहर में आ चुकी है, क्या गांव में आ रही है? ऐसा लग रहा है जो कल के आंकड़े थे 4 लाख प्लस थे, उनका अगर हम डिसेक्शन करें तो वो बहुत कुछ आंकड़े इस समय शहरों की बनस्पत टायर 2 और टायर 3 सिटीज आ रहे हैं। तो वहां पे पीक आने में शायद 15 से 20 मई तक के करीब वहां पे पीक आएगी और हर स्टेट की पीक अलग अलग आएगी। जैसे महाराष्ट्र की पीक आगे जा चुकी है, नीचे नंबर डिक्लाइन दिखने लगेंगे। उड़ीसा में अलग चीज है, तमिलनाडु में अलग चीज है। अप नॉर्थ की बात करें तो हाँ, 7 से 15 दिन में चीजें हमारे को बेहतर होती दिखेंगी जैसे जैसे पीक आने लगेगी। पीक का मतलब होता है कि उस समय में जितने लोग इन्वॉल्व हैं 50 से 60% लोग हो जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी के बाद लोग आगे की तरफ आगे ना बढ़े। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात जो कल हमने तीसरी वेव की बात सुनी। जी बोलिए प्लीज, सॉरी जी। जो हमने तीसरी वेव की बात करी, मैं ये कहता हूं कि तीसरी वेव नहीं आएगी। तीसरी वेव नहीं आएगी, साइंटिफिक एडवाइजर जी ने कहा है। तीसरी वेव डिपेंड करेगी हम आज क्या करते हैं। आप प्रिपरेशन ऑक्सीजन की करिए, बेड की करिए, वो सब चीजें ठीक है, बट हम ये कहना कि हमारे को तीसरी वेव नहीं लानी है, इसके बारे में सोचना है। उसको 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। एक, हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैक्सीनेशन की गति जो हो रही है। हमने अप्रैल के महीने में देखा 25 लाख तक हम पहुंचे थे। जब प्राइम मिनिस्टर जी ने टीका उत्सव की बात करी थी, हम 35 लाख तक भी पहुंचे थे। हमें कैपेबिलिटी है करने की। हमें चाहिए, आज 19 लाख हो रही है, हमें चाहिए 1 करोड़ रोज करें, तब अपन 60 करोड़ लोगों को अगले 2 से 3 महीने में 2 टीकाकरण लगा के अगस्त तक इसको नीचे बिठा देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इतनी अत्यधिक मात्रा में वैक्सीन प्रोड्यूस कर ले, वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, फाइजर हो, स्पुतनिक हो, जॉनसन जॉनसन हो, जाइडस हो, कोई भी वैक्सीन इतनी मात्रा में कर ले कि 6 महीने बाद बूस्टर की बात करने लगे। देखिए, आज मॉडर्ना का पेपर आया है जिसमें बूस्टर की बात स्टार्ट हो गई है करना। हम क्या बूस्टर की बात सोच रहे हैं? चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आज एक और खबर बहुत चौंकाने वाली है। कनाडा ने 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया। उनका दायित्व है, वो ये सोच रहे हैं कि हम अगले 2 महीने तक, 2 से 3 महीने में बच्चों को टीकाकरण लगा के उनके स्कूल खोल पाए, क्योंकि उन पर मानसिक तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम उस तरफ अग्रसर हैं? इसका मतलब दायित्व हमारा सिर्फ इतना है, इंडिविजुअल बिहेवियर, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। और कल की एक खबर अगर आपने पढ़ी हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अप्रूव कर दी है सरकार ने, जो कोविड के इन्फेक्शन को, सीवियर इन्फेक्शन को 81% से कम करती है। तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। तो आज अगर मैं पूरा दिन देखूं तो डॉक्टर साहब एक कॉलर है। डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा, डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा, एक कॉलर है और कहां से हैं ये जानना चाहूंगा मैं। जी प्लीज, अजीत जी। भैया जी नमस्कार। जी कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिला महोबा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए साहब। भैया जी, पहले तो मेरा कोई सवाल या जवाब नहीं है, मैं अपना अंतर्कलह आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो नियति के द्वारा मृत्यु है या प्राकृतिक मृत्यु है, उसके अलावा एक राजनीतिक मृत्यु भी हो रही है बुंदेलखंड में। पंचायती चुनाव के वजह से एक शिक्षक या एक पीठासीन अधिकारी जो 1000 लोगों की उंगली पकड़ के अंगूठे का निशान लगवाता है और
अंतिम में अपने प्राण भी उस मतपेटी में बंद करके अपने घर चला जाता है। तो क्या मैं ये कैसे मानूं कि मैं कितने दिन और भैया जी से बात कर पाऊंगा, भैया जी को सुन पाऊंगा? क्या पंचायती चुनाव इतने जरूरी थे? क्या मेरे कानों की संवेदनशीलता खत्म हो गई है अब कोरोना की मृत्यु सुनते सुनते? भैया जी, मुझे किसी से कोई जवाब नहीं लेना है। बस मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप और आपसे जुड़े हुए लोगों को मैं आगे तक सुन सकूं, क्योंकि मैंने स्वयं को एक वोट से अधिक मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आप मान के चलिए, आज का दिन रख लीजिए 6 मई का, आप अगले 30 साल तक ठीक रहेंगे और अगले 10 से 15 दिन में आपके परिजन ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी आशंकाएं दिख रही हैं हमको यहाँ से बैठ के। तो इसलिए परेशान मत होइए, दुख है हमारे को भी जो हुआ है 1 महीने में, जो हमने देखा है शायद हम बहुत सालों तक भुला नहीं पाएंगे। बट जीवन को आगे चलाना है, पॉजिटिविटी लाना है, कोरोना को हराना है। आज हमारी डिबेट इस बात की है। डॉक्टर राहुल अच्छा होता। डॉक्टर राहुल, मुझे बहुत बहुत खुशी है डॉक्टर राहुल कि आप जैसे लोग मौजूद हैं। मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको रोज अपने प्रोग्राम में बैठाना चाहूंगा। और विवेक बिंद्रा जो शायद काम ना कर पाए जितना अच्छा, उतना अच्छा आपने काम किया। आपकी जो पॉजिटिविटी है मैं उसको सलाम करता हूं। मैं उर्वशी जी आपके पास आता हूं। 1.67 के आसपास का दोनों वैक्सीन का जो आंकड़ा है फीसदी, वो है, बैठता है लगभग 3 करोड़ के आसपास, किसी ने बताया। अगर रफली आप ठीक कर दीजिएगा। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो हो रही है कि डॉक्टर राहुल भार्गव ने ये कहा कि आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन क्या हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था, उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करेगी थर्ड वेव पे कि हम कितने कैसे बिहेव करते हैं। तो लॉकडाउन एक तरीका है कि लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाए, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाए, तो दैट की कैन अवॉइड थर्ड वेव। दूसरी बात यह है कि एक मॉडल की बात हो रही है देश में, और वो है महाराष्ट्र का मॉडल। लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया, तो हमको भी उसी तरफ, यानी दिल्ली हो या कोई और हो, और अगर अच्छा उदाहरण है तो उसको अपनाना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि हम कैसे आगे बढ़ें, इसका सामने हमारे सामने समस्या है। और आगे के जो पॉइंट्स है उसमें यह है कि जिस तरह की समस्याएं आगे आती जा रही हैं, दिख रही हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चाहे ऑक्सीजन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो लगातार अभी भी बनी हुई हैं और कोर्ट उसमें जद्दोजहद कर रहा है। उर्वशी जी। जी, तो इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट साइड हो गया, जिसमें आपने कहा ऑक्सीजन है, बेड है, वेंटिलेटर हैं, और मैं कहूंगी डॉक्टर नर्स, जो कि जिंदगियां डॉक्टर नर्स बच जाते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन और बेड और वेंटिलेटर से जिंदगी नहीं बचती। ये आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट साइड है, जो अभी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी बन गया है, जो कि इतने अधिक केसेस आ रहे हैं दिन में, तो हमें इस पे फोकस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम सोचे आगे की, और तीसरी लहर की बात हो रही है, तो जो पब्लिक हेल्थ के अप्रोच हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहलाते हैं, जो हमने पिछले साल सीखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई आ गई, उन पे वापस हमें उतनी ही कड़ाई लानी है, जो कि आज मैं मानती हूँ वैक्सीनेशन है हमारे पास, वैक्सीनेशन से जानें बचती हैं, और उसके हमें रेट को बढ़ाना है, उसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए जो सप्लाई का काम चल रहा है, उस पर हर तरह की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत ध्यान रखना है, जो कि हम कई बार टीकाकरण की बात करते हैं तो सप्लाई पे रुक जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी पहलू होता है। लेकिन अभी भी जो सबसे बेस्ट हथियार आपके पास है इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, वो आपका खुद का बिहेवियर है, कि आपने मास्क पहना, अपने हाथ की सफाई रखी, आप जितनी दूरी बना सकते हैं आपने उतनी रखी, और लोगों से, और जो बड़े बड़े क्राउड है कम से कम, उनको तो पूरी तरह से अवॉइड किया। तो वो मैं कहूंगी आज भी जो पब्लिक हेल्थ अप्रोच है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र यही तरीका है अपने हेल्थ सिस्टम पे बर्डन कम करने का। हम सब लोगों को अस्पतालों में नहीं डाल सकते, और वो सही अप्रोच भी नहीं है। हम सब लोगों को ऑक्सीजन पे और वेंटिलेटर पे नहीं डाल सकते, और उसकी बिल्कुल जरूरत भी नहीं होगी, अगर हम ये बिहेवियर जो है इनको फिर उतनी ही कड़ाई से अपनाएं, और ये ना सोचें कि अब ये खत्म हो गई महामारी। ऐसी महामारी है कि ये कभी भी वापस जग सकती है। बहुत समय तक नंबर कम थे, एकदम से आपने देखा कि बढ़ गए। तो उर्वशी जी, मैं डॉक्टर के पास जाऊं। जी उर्वशी जी, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और पॉलिटिकल डिबेट के अरेना में मैं जाऊं, जहां पे नूपुर शर्मा और रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मौजूद हैं। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जाऊं उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर राहुल भार्गव ने कही कि हम थर्ड वेव को क्रॉस नहीं आएगी, हम मान लेते हैं। हमने ये भी मान लिया था कि सेकेंड वेव नहीं आएगी, आ गई।
लेकिन चलिए, डॉक्टर कह रहा है तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं, जिस मुल्क में रहता हूं उसमें मानता हूं कि वो खुदा है, डॉक्टर खुदा होता है, मान रहा है, वो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक आदमी है। लेकिन आप तो प्लानिंग और नीति आयोग से जुड़ी हैं। थर्ड वेव में जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है वो ये कहा गया है कि बच्चे जो है उसकी पेरिफेरी में हैं। अब ये मुझे बताइए कि अभी तो हम अपने टीकाकरण के प्रोग्राम को इनिशिएट भी नहीं कर पाए हैं ढंग से। सेकंड जो है वो भी, जिन्होंने पहली डोज ले ली है 45 ईयर्स वाले, वो सेकंड वाली अभी नहीं ले पाए हैं। बच्चों को 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लाना उस पेरिफेरी में, और अभी तो क्या है कि बुजुर्ग गए, जवान गए, और जो थर्ड वेव है उसमें बच्चे उसकी पेरिफेरी में, उसकी जद में हैं। तो हम कहां खड़े हैं, हम किस जगह पे हैं? आपने देखा अभी वो महोबा से फोन कॉल था, वहां पे लोगों की हालत वो बता रहे थे कि लोग बीमार हैं गांव में, घरों में, जिलों में। ये स्थिति हो चुकी है। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कहां है, हम इसको कैसे मूल्यांकन करें, क्या पॉलिसी हो, ये जानना बेहद जरूरी है। उर्वशी जी। जी, मुझे लगता है डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे कि तीसरी लहर हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आएगी ही नहीं। मुझे लगता है वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो बाकी पब्लिक हेल्थ अप्रोच हैं जो हमने सीखे हैं पिछले साल, चाहे टेस्टिंग हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, अर्ली डिटेक्शन हो, ये सब हम पिछले साल से सीख रहे हैं, ये नई चीजें नहीं है। लेकिन अगर इनको पूरी कड़ाई से इम्प्लीमेंट करें तो हम उस तीसरी लहर को रोक सकते हैं, या कम से कम उसके इम्पैक्ट को रोक सकते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी हमें उसी नजरिए से करनी है कि तीसरी लहर आ सकती है। हम ये नहीं मान के बैठ सकते कि नहीं आएगी। तो चाहे ऑक्सीजन है, जैसे आपने कहा, मिसाल के तौर पे मुझे जवाब दीजिए, मुझे मिसाल के तौर पे जवाब दीजिए, मुझे उर्वशी जी जवाब दीजिए कि जिला स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जिला अस्पताल पर, और फिर हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल्स हैं, ये कड़ी होती है हेल्थ सिस्टम की। मुझे बताइए कि अगर ये खुदा ना खास्ता, अगर, वैसे तो डॉक्टर साहब का सेंटेंस था कि नहीं आएगी, चलिए आपने उसमें जोड़ा कि नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर हम ये इस तरह से फॉलो करेंगे तो नहीं आएगी। लेकिन हम सारे लोग जानते हैं अब स्थितियां ऐसी हैं, कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आएगी। तो अब ये मुझे बताइए, जो मैंने एक कड़ी बताई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हेडक्वार्टर तक के अस्पताल तक की, उस पर और हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हो, किस तरह से बिहेव करें और क्या आगे हम सोचें, ये हम जानना चाहते हैं। उर्वशी जी। हाँ, तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बिहेवियर्स हैं उनको रीइंफोर्स किया जाए, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, गांव, वहां तक लेके जाएं। आज हमने सुना कि राजकोट में ऐसे 8 गांव हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि वहां पंचायत जो है, वहां जो लोकल लीडर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, उन्होंने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये जो चीजें हैं इनका ध्यान हम ना हटाएं। हम सिर्फ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड का ना सोचें। मैं नहीं कह रही कि वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन पब्लिक हेल्थ जो अप्रोच है उनसे अपनी नजर ना हटाएं, क्योंकि एक वही चीज है जो आपके केस के लोड को कम कर पाएगी। वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन साथ ही हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन तो रखना ही है। तो चाहे ऑक्सीजन है, चाहे हम आगे के बेड सोचे, वो हमें आज सोचना ही है, उसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर उर्वशी ये कह रही है, वी कांट ट्रीट एवरीबडी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी हम बढ़ा दे, बट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं भी यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थर्ड वेव की प्रिडिक्शन है, बट हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस टेस्टिंग प्लस इम्यूनाइजेशन की गति को बढ़ा के हम इस प्रिडिक्शंस को फेल कर सकते हैं। और हमारे को फेल करना है। हमारे को 1 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रोज का बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कितनी जल्दी अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। देखिए, डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल कब आएगी, बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल कब होगी, बूस्टर डोज कब लगानी पड़ेगी। अब आप ये सोचिए, मुझे फरवरी में वैक्सीन लगी है, मॉडर्ना ये कह रही है 6 महीने बाद वैक्सीन 6 महीने तक एंटीबॉडी परसिस्ट करती है। आज तक मुझे ये नहीं पता कि 9 महीने तक करेगी या 12 महीने तक करेगी। क्या मुझे इन्फ्लुएंजा की तरह हर बार टीका लगेगा? आज 6 मई को 9.9% लोगों को एक टीका लगा है और 2.2% लोगों को पूरा टीका लगा है। अमेरिका में यही चीज 55% लोगों को लग चुकी है, जबकि उनको -80 डिग्री वाली वैक्सीन लग रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज, हमारे को अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। वॉर फुटिंग पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो अभी नहीं, आगे के लिए भी काम आएगा। बट आज की रिक्वायरमेंट वैक्सीन और वैक्सीन है। अगले 15 दिन में ये रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की, बेड की कम हो जाएगी। पर अगर हमारे को फ्यूचर में थर्ड और फोर्थ डोज
फोर्थ वेव को हराना है। रिसर्च उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि किस प्रकार के म्यूटेशंस आती हैं, किस प्रकार से हम वैक्सीन को अपस्केल करते हैं और किस प्रकार से सप्लाई चेन को सुदृढ़ करके लोगों से वैक्सीन हेजिटेंसी हटा के ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लाके वैक्सीन करते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब का ये खबर है और मीडिया में सब जगह खबर है कि कनाडा ने अपने बच्चों के लिए ये करा है 12 से 18 के लिए, और अमेरिका में फाइजर ने शायद 6 महीने के बच्चों के, जी फाइजर ने 6 महीने के बच्चों के लिए भी बातचीत शुरू कर दी। जी जी ये बात है। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, एक कॉलर है डॉक्टर साहब भोपाल से। जी मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। सुधीर सक्सेना साहब हैं, मौजूद हैं भोपाल से, कुछ बात करना चाहते हैं। जी जी सुधीर जी। जी प्रतीक जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे भी कोविड है अभी पिछले 8 दिन से, और ये जो स्थिति बिगड़ी है ये इसमें सभी का रोल है सर। जनता का भी बहुत बड़ा रोल है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, सबका बहुत ढीला रवैया रहा है पिछले 6 महीने में जो ये स्थिति आई है। और मैं जो आगे देख रहा हूँ, अभी जो न्यूज आ रही है, जैसे आंध्र प्रदेश का कोई नया वेरिएंट आया है कोविड का, वो और ज्यादा शायद 15 गुना खतरनाक है जी। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ सारी गवर्नमेंट से, सभी लोगों से, कि ये दोबारा मतलब सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, टेस्टिंग बहुत बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बहुत ज्यादा जनसंख्या है और अगर गंभीर स्थिति हो गई तो बहुत बुरे इसके परिणाम होंगे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि एक तो टेस्टिंग बढ़े सर, और लॉकडाउन का भी बहुत मतलब जो अच्छे से पालन हो सक तरीके से, टेस्टिंग और लॉकडाउन का। जी बिल्कुल बिल्कुल जी सुनील जी, बिल्कुल सुनील जी, पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। डॉक्टर राहुल शायद आंध्र प्रदेश का जो वेरिएंट है और जो उस पर कुछ कहना चाह रहे थे, क्लियर कर दीजिए डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल प्लीज क्लियर कर दीजिए। कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से खबर आई कि 3250 वेरिएंट इस देश में पाए गए हैं। कोई भी वेरिएंट को ये नहीं दिखाया गया जो आपके मास्क को भेद के अंदर चला जाए। आपका मास्क अभेद्य है, स्वर्ण की तरह जो उसका कवच है आपका, वो मास्क है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी वैक्सीन तक अभी तक ट्रायल में कोई भी वेरिएंट आया हो, उसने ये नहीं दिखाया कि वो वैक्सीन को एस्केप कर रहा है। तो आप क्यों चिंतित हैं? वो 15 गुना हो, 50 गुना हो, आप अपना कर्तव्य करिए मास्क पहनने का। कोई दुनिया में, प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा था, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब है कोई कुछ भी कहे, 2022 तक मास्क मत हटाइए, वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और सरकारों से मेरा निवेदन है, क्योंकि नेटवर्क 18 सब जगह जाता है, सरकारों से मेरा निवेदन है, इस बार पॉलिटिक्स छोड़ के वैक्सीनेट कर दीजिए वॉर फुटिंग पे। 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाइए। जो आपने लास्ट में कहा जी, रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं जब आया तो प्रोग्राम में मैंने उनका एक ट्वीट देखा, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं पॉलिटिकल डिबेट की तरफ मूव कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारी है। जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट हमें रास्ता दिखाए। ये रागिनी नायक का ट्वीट है। ट्विटर के साथ ही जरा बताएं कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को चलानी है तो मोदी जी को किस लिए चुना गया है। रागिनी नायक आपका ये ट्वीट था, मैंने देखा और मैंने इसको आगे बढ़ाया है। मैं जरूर जवाब जानना चाहूंगा नूपुर शर्मा से। नूपुर शर्मा एक रिएक्शन, देन डिबेट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। नूपुर शर्मा, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दुरुस्त करे, लेकिन ये अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा कि कैसे निपटे, प्लीज गिव आइडिया, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये बताएगी कि आप बताएं आप कैसे निपट रहे हैं। नूपुर शर्मा, सबसे पहली बात तो ये है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वो ग्लोबल प्लान जिसके लिए सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके सर्वोच्च न्यायालय बैठी थी, क्योंकि लगभग 6 उच्च न्यायालयों में खींचतान चल रही थी कि दूसरे का काट के हमारे को दे दो ऑक्सीजन, दूसरे की क्रायोजेनिक टैंकर छोड़ के हमारे को ट्रांसपोर्ट कर दो ऑक्सीजन। उस चक्कर में ये सुओ मोटो कॉग्निसेंस हुई, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है सब प्रदेशों को भली भांति जितना कोटा बनता है, जो समिति बैठती है वीके पॉल साहब की, डॉक्टर गुलेरिया की और आईसीएमआर के डीजी साहब की, वो भली भांति बेड्स के हिसाब से, इन्फेक्शन संक्रमण के हिसाब से और एक्टिव केसेस के हिसाब से किस तरीके का ये आवंटन किया जाता है ऑक्सीजन का, क्योंकि हर प्रदेश के अंदर प्लांट नहीं, और पीएसए प्लांट्स की मंजूरी और पीएम केयर्स के अधीन फंड एलोकेट करने के बावजूद प्लांट्स नहीं बने काफी जगह पे। इसीलिए एक अन्य प्रदेश से, अन्य राज्य से हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर
वो क्रायोजेनिक टैंकर में ऑक्सीजन जाता है। इसीलिए बेंच बैठा था कि सबको बराबरी का अपने हिस्से का पूरा रिसोर्सेज जो महामारी से लड़ने के लिए आज जरूरी है वो मिलना चाहिए। रही बात तीसरी वेव की, तो वो प्रिडिक्टेड वेव है। आज हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग ली, जो बकायदा आपने सही बताया जिले स्तर तक गई है। उसमें कोविड की ट्रीटमेंट ड्रग्स हो तो, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन हो तो, वैक्सीनेशन की टीकाकरण की दर कैसे चल रही है, क्या चल रही है वो हो तो, किस तरीके से वो 12 प्रदेश जहां पे लगभग एक्टिव केसेस 1 लाख से अधिक जा रहे हैं आज की तारीख में, वहां पे ट्रीटमेंट कैसी चल रही है। हालांकि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य भली भांति संवैधानिक तौर तरीके से एक स्टेट सब्जेक्ट है। इससे पहले कोई बोले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगी है, वो डाइल्यूट तब हो गई थी जब सारे मुख्यमंत्रियों ने ये आगाज लगाई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इसे डाइल्यूट करिए, डिसेंट्रलाइज करिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। तो 4 राउंड मीटिंग के बाद जून जुलाई 2020 के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि अब साथ में कोलैबोरेटिवली काम होगा। राइट नुपुर, मैं आपको दूंगा, लेकिन ये सेंटेंस जब आप कहती हैं ना कि स्टेट सब्जेक्ट है, और जब ऐसी स्थितियां हो और जब आप यहां से बातचीत शुरू करें कि हमारे प्यारे देशवासियों, तो ना तो कोई एक्ट और ना कोई स्टेट सब्जेक्ट, मौत सबके बराबर आ रही है और सारे लोग हिंदुस्तान के हैं और सारे लोग प्यारे हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने अपनी बात कही। ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। नो यू हैवंट। माय लास्ट सेंटेंस हाँ, सुना मैंने, सुना। क्या बोला मैंने, क्या बोला आपने कहा कि सारे देश, नहीं आपने ये बोला, देखिए मैं कोई बहस जरह के मूड में नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। प्रतीक जी नहीं स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप बोल दीजिए। मेरा आखिरी सेंटेंस ये था कि तब से ये निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें आपस में मिलकर कोलैबोरेटिवली फेडरल स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए साथ मिलकर काम करेंगी। ये मेरा आखिरी सेंटेंस। कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी नायक जी रागनी नायक हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। प्रतीक जी देखिए, शुरुआत मैं करूंगी भारत के राष्ट्रगान से। जन गण मन, सबसे पहले आता है जन, यानी इस देश की जनता, केवल उन प्रांतों की जनता नहीं जहां पे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश की पूरी जनता। फिर आता है गण और सबसे आखिरी में आता है मन। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मनमानी के चलते जन और गण दोनों को बर्बाद कर दिया और कोरोना की भेंट चढ़ने पर मजबूर कर दिया। और मेरे इस वाक्य की सत्यता को मैं स्थापित या प्रमाणित करने के लिए 3-4 बातें बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर भार्गव ने कहा कि तीसरी वेव नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि ना आए तीसरी वेव। लेकिन बचपन से भारतीय संस्कृति में हमें तो ये सिखाया गया है कि उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर परिस्थिति हो, लेकिन तैयारी करनी चाहिए बद से बदतर परिस्थिति से लड़ने की। तो डॉक्टर भार्गव, बहुत अच्छा होगा कि कोरोना वेव ना आए, लेकिन यदि कोरोना वेव आई तो सरकार क्या करेगी, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से। और मैं बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को प्रतीक जी कि जवाब क्या आया केंद्र सरकार का। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अगर तीसरी वेव आती है तो उससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, क्या प्लान है। अगर क्रायोजेनिक कंटेनर्स आ जाते हैं तो उससे वितरण कैसे होगा बताइए। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि हमारा मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्ट करे। यानी कि चुनी हुई सरकार कह रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश या मार्गदर्शन नहीं होगा, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि तीसरी वेव से लड़ाई की कैसी जाए। इसीलिए मैंने अपने ट्विटर पर यह सवाल पूछा कि अगर चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना चल नहीं सकती तो मोदी जी को क्या करने के लिए चुना गया था? क्या मोर को दाना चुगाने के लिए चुना गया था? आज अगर हम चारों तरफ देखते हैं, नुपुर चाहे कितना भी कह दे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डाइल्यूट हो गया है,
पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, अप्रोप्रिएशन, मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ क्योंकि बात थोड़ी सी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी करनी चाहिए। रागनी मैं रोकना चाहूंगा, रागनी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत ओवर निकल गया। मैं ब्रेक के बाद आपको जरूर ले लूंगा, मैं ब्रेक के बाद आपको जरूर ले लूंगा ब्रेक के बाद। मुझे मालूम है कंटिन्यूटी ब्रेक में बहुत दिक्कत होती है, कंटिन्यूटी ब्रेक में बहुत दिक्कत होती है। मैं जरूर ब्रेक के बाद आपको जरूर ले लूंगा। और जो नूपुर कह रही थी कि राज्य और केंद्र को मिलजुल के करना चाहिए, रीना गुप्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे कि 700 मीट्रिक टन की जो ऑक्सीजन उनको लेनी थी मिलजुल कर केंद्र से और राज्य से, तो मिलजुल के मिलने में कितने लोग मर गए, ये उसका रीना जी से मैं जवाब लूंगा कि वो क्यों नहीं तालमेल बैठ पा रहा था और लोग कैसे मरते चले गए। दूसरे जिसका कि नूपुर शर्मा कह रही थी कि आखिरी वाक्य आप नहीं सुन पाए थे, तो वो जो मेल जोल नहीं हो पाया तो कितने लोग मर गए, इसका लिखो जोखो लेंगे रीना गुप्ता से। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर आता स्वागत है। और मैं रागनी अपनी बात कहना चाह रही थी, उनके तक पहुंचूं, उनका कंप्लीट करें। उनसे पहले एक कॉलर ने एक सवाल भेजा है और वो सिर्फ सुझाव के तौर पे भेजा उन्होंने। और उर्वशी जी आपको ऑफकोर्स नूपुर आ रहा हूं मैं आपके पास, जरूर आऊंगा। उन्होंने एक बात कही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 से 50 बेड होते हैं उर्वशी जी, अगर उन्हें 100 कर दिया जाए तो बेहतर होगा। और जहां पे विकासखंड ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं और जहां पे स्टाफ मौजूद है, उसे अगर अपग्रेड कर दिया जाएगा तो पैसा और समय दोनों बचेंगे और हम शायद बेहतर तरीके से तीसरी जो लहर है उसको कहीं ना कुछ सही तरह से टैकल कर पाएंगे। रागनी अपनी बात कर रही थी, रागनी कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आम आदमी पार्टी, देन फिर नूपुर में आपके पास आता हूं। जी आता हूं नूपुर, आता हूं मैं, आता हूं। हाँ प्रतीक जी, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर अचानक से कहने लगते हैं कि भाई देखिए मिली-जुली तरीके से काम करना पड़ेगा, सरकार के राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाएं, और उसके बाद पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। कैसे करते हैं ये संघीय ढांचे पर वार, उसका एक उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहती हूँ। देखिए गुजरात को केंद्र सरकार से 975 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद होती है, मध्य प्रदेश को 543 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद होती है, राजस्थान को 205 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद होती है। और ये तब जब राजस्थान में 96,000 एक्टिव केस हैं, गुजरात में 88,000 एक्टिव केस हैं और मध्य प्रदेश में 82,000 एक्टिव केस हैं। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज होने के बावजूद मध्य प्रदेश को राजस्थान से 2.5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का आवंटन होता है और गुजरात को राजस्थान से 4.5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का आवंटन होता है। तो ऐसे में राज्य सरकारें अगर दुहाई नहीं लगाएंगी ऑक्सीजन के लिए तो क्या करेंगी, मुझे बताइए। आपने वो जरूर सुना होगा कि मुखिया मुख चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन ये विवेक मोदी सरकार ने नहीं दिखाया, इसीलिए आज ये परिस्थिति हो गई है देश में कि ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार के पास कोई नीति नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी फेल रही है और आवागमन जो ऑक्सीजन का है उसको लेकर ना ट्रांसपोर्टेशन को संज्ञान में लिया केंद्र ने, ना कोविड केयर फैसिलिटीज को लेकर संज्ञान में लिया, ना एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है इसको संज्ञान में लिया केंद्र सरकार में ने। इसीलिए ऑडिट होना चाहिए। राइट रागनी, मैं आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत धैर्य के साथ बैठी हैं, बिल्कुल। मैं रागनी मैं दे रहा हूँ, रागनी नहीं, रीना गुप्ता अगर बोलेंगी नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब बोलना है ना। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस नूपुर, यू हैव टू पेशेंटली आपको जरूर नूपुर मैं बिल्कुल अलाउ करूंगा, लेकिन रीना गुप्ता अगर धैर्य के साथ बैठी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दायित्व ये है कि मैं उनके पास जाऊं। रीना गुप्ता जी, आज तो आपके मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री को और कहा कि बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे 700 मैट्रिक टन अगर चाहिए तो मुझे मिला और इसके लिए बधाई है। लेकिन वितरण को लेकर आपके ऊपर बड़ा सवाल रहा और लगातार बना रहा, और इसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं क्योंकि वितरण को लेकर केंद्र ने हमेशा कहा कि हमने आपको ऑक्सीजन दी लेकिन आप ढंग से पहुंचा नहीं पाए। रीना गुप्ता, देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं उसके बाबत सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रतीक जी, आपके चैनल पे जो दूसरे 2 विशेषज्ञ थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स रखे और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे। आशा है केंद्र सरकार भी उनको सुन रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम केंद्र सरकार के साथ ये रही है कि इन्होंने अभी तक किसी विशेषज्ञ की कोई राय नहीं मानी। आप देखिए आज डॉक्टर राकेश मिश्रा जो INSA के जो हाई लेवल कमेटी है
उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार को उन्होंने मार्च के शुरू में बोल दिया था कि दूसरी लहर आने वाली है, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार विशेषज्ञों की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखती है, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने नवंबर में बोला था कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी होने जाएगी, तब भी केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पिछले साल अप्रैल में एम्पावर्ड ग्रुप ने बोला कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तब भी केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप पूरे विदेशों में आप देखिए, जहां पे भी कोरोना से जिस देश ने मात करी है, उन्होंने विशेषज्ञों की राय सुनी है, उस पर अमल किया है। और आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो जितने भी हाई कोर्ट हैं वो लगातार केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि आप शतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप अपने महल के अंदर बैठे हुए हैं। लकीर आगे खींचते हैं रीना जी, आगे की लकीर खींचते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो हम उसके लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? भैया जी मेरी तीनों पार्टियों से एक ही निवेदन है। मैं तीनों पार्टियों से मेरा एक निवेदन है, जो हो गया 5 मई से पहले जो हो गया उसको भूल जाएं, अब वैक्सीनेशन की बात करें। आप तीनों अपना पक्ष रख दीजिए, किस तरीके से आप 60 करोड़ लोगों को, 75 करोड़ लोगों को, क्योंकि 15 करोड़ पहले के बचे हुए हैं, 60 प्लस 15 करोड़ 75 करोड़ लोगों को कितने दिन में वैक्सीन दे देंगे? पब्लिक ने जो हो गया, जिसको मरना था वो मर गया, जिसके जाना था वो चला गया। नियर इंडियर वन इतनी परेशानी होनी थी, परेशानी हो गई। जो मरना था वो मर गया। ये बहुत ही असंवेदन है, ये संवेदनहीन टिप्पणी है। और इस तरह से प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आगे की सभा बैठी हुई है, कम से कम एक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात मैंने डॉक्टर राहुल, रागनी कूल डाउन, नूपुर मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, नूपुर कूल डाउन, रागनी कूल डाउन, रागनी मैं आ रहा हूँ रीना, मैं आप ही के पास। गंभीर बात, मैं आम आदमी पार्टी के सारी ऑडियो डाउन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने जो बोला, मैं उसके आगे बढ़ रहा हूं। डॉक्टर साहब ने, मुझे मालूम है संवेदनशील मुद्दा है, डॉक्टर साहब ने जो सेंटेंस बोला वो इतना कष्टकारी है कि मैं उनसे लिए क्षमा मांग लेता हूं। इतना कष्टकारी है, बहुत कष्टकारी है। रागनी मैं समझता हूं संवेदनशीलता, लेकिन वो आदमी क्या करे कि आपकी जब आज की टेलीविजन डिबेट में ये तीनों पार्टियों को इस तरह से लड़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता। मुझे लकीर बताइए आगे की आम आदमी पार्टी की, खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर क्या नीति है, जो डॉक्टर राहुल भार्गव ने पूछी। नूपुर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। रीना गुप्ता प्लीज। प्रतीक मैं आ रहा हूं। मैं दोनों वैक्सीनेशन और बेड्स दोनों की बात करूंगी। आज हमें पहली बार 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है और हम आशा करते हैं कि हमें 700 मैट्रिक टन मिलती रहे। हम 20 अप्रैल से इसका इंतजार कर रहे थे, आज फाइनली जाके हमें पहली बार 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। हमारे पास 10,000 बेड्स ऑलमोस्ट तैयार हैं। अगर हमें मैडम वैक्सीन बताइए, वैक्सीन 10,000 नए। ये कौन है जो बीच बीच में बोल रहे हैं? प्रतीक जी, इस तरह से डिबेट नहीं होनी चाहिए। आपका तो डिबेट बहुत अच्छा मॉडरेटेड होता है, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। कौन बीच में मुझे रोके जा रहा है? मैं शांति से बैठी हूँ। मैं आप ही को मौका दूंगा, मैं आप। रीना जी बोलिए रीना जी बोलिए। वैक्सीनेशन, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमने दिल्ली में दिए हैं और जैसे ही वैक्सीनेशन की सप्लाई बढ़ेगी, हम 3,000 वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के लिए तैयार हैं। हमने 40,000 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉय कर लिया है। लेकिन इस बात में ये प्रॉब्लम है कि वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं है। मैं आपके शो पे आने से पहले कैलकुलेशन कर रही थी, पूरे देश को 170 करोड़ वैक्सीन चाहिए और जो कंपनी है दो मिलके सिर्फ 9 करोड़ वैक्सीन बना सकती है 1 महीने में। तो फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि और सारी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की सप्लाई बढ़ाई जाए।
जिससे कि हम दिल्ली में पूरी दिल्ली को हम 3 महीने में वैक्सीन कर सकते हैं। जरा प्रतीक जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। 36,000 करोड़, बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं। 36,000 करोड़। चल नूपुर जी, नहीं इल्जाम कोई नहीं लगाया गया, आप पे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, ना ही कोई किसी से सवाल पूछा, इल्जाम की कोई बात ही नहीं। 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ रुपए बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 36,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए अलग से एलोकेशन हुआ है, और देश का जो बजट है जो हेल्थ का, वो इस बार निश्चित तौर से बढ़ा है। वो करीबन 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा, उसको उर्वशी जी ज्यादा करेक्ट कर देंगी, जो कि पहले 1.6 1.4 के आसपास रहता था। दुनिया की फेहरिस्त में सबसे नीचे हेल्थ के एलोकेशंस में हम हैं, लेकिन इस बार आपने 36,000 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन के लिए अलग से एलोकेट किया। वो कांग्रेस की प्रवक्ता ने आपसे कुछ सवाल सीधे पूछे हैं, रागिनी नायक ने, वो जवाब देंगे आप? नूपुर, मैं दोनों के सवाल दूंगी और आशा करती हूं मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। नहीं, सोल्यूशन की तरफ भी, और कुछ झूठ जो पर देखिए, झूठ के ऊपर छौका लगा देंगी रागिनी जी तो वो सत्य नहीं हो जाएगा। मेरे पास अभी मैसेज आया है सोलिसिटर जनरल साहब के यहाँ से, मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ सुन ली ये बात कि केंद्र सरकार पूछ रही है सर्वोच्च न्यायालय से, आप बताइए कैसे संभाले। मैं आपको पूरा कॉन्वर्सेशन सुना देती हूँ और फिर सुनिएगा कैसी झूठ की मशीन है कांग्रेस पार्टी। जज साहब ने बोला, बिल्कुल जज साहब ने बोला, सुन लीजिए, जज साहब ने बोला कि तीसरी लहर की बात हो रही है, वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये ऑब्जर्वेशन था। तो सोलिसिटर जनरल साहब जो केंद्र सरकार का भार रखते हैं वहां जाके वो कहते हैं वी विल बी ओपन टू टेक माय लॉर्ड सजेशंस। इसमें और ये कहने में कि आप बताइए क्या करें, हमें तो पता नहीं, वो भी उस दिन जबकि ग्लोबल प्लान सबमिट किया गया सर्वोच्च न्यायालय के दिन। देखिए रागिनी जी, आपने झूठ परोस दिया, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके, और एक आपकी प्रियंका वाड्रा जी ने झूठ परोसा था कि मेडिसिनल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी केंद्र सरकार ने। जिसने वो आर्टिकल लिखा उस तक को नीचे गिराना पड़ गया कि वो मेडिसिनल ऑक्सीजन नहीं थी, इंडस्ट्रियल थी। तो कृपया करके झूठ का छौका मत लगाइए यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूसरा झूठ, 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने 255 मेट्रिक टन बढ़ा के दे दिए। कल राजस्थान की बात कर रही हूँ, कल राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है हमारे पास पूर्ण रूप से ऑक्सीजन है। तो आप जो कमी चिल्ला रही है, मैं आपको आर्टिकल दिखाती हूँ, या तो आपके चीफ सेक्रेटरी वो झूठ बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रही हैं, या राजस्थान सरकार झूठ बोल रही है। इसके बारे में आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। ये है आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का, डेटेड May 5, 2021। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन राजस्थान इज इनफ। प्रतीक जी, अब मेरी बारी है, कृपया मुझे जवाब दीजिए। प्रतीक जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैंने रीना जी की बात का जवाब दिया। आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं मैं, मौका दूंगा। बोलने का मौका दिया जाए। मैंने रीना जी का जवाब नहीं दिया, मैंने रीना जी का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल गिव इट, बिल्कुल नहीं दिया अभी मैंने। हाँ दीजिए ना, दीजिए बिल्कुल दीजिए। उसके बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा। बिल्कुल आपको रागिनी आपको भी चांस दूंगा मैं। नूपुर बोलिए, नूपुर बोलिए, दोनों की ऑडियो डाउन, बाकी दोनों की ऑडियो डाउन, नूपुर बोलिए, जल्दी बोलिए, सवाल पूछे आम आदमी पार्टी से। हाँ, मैं दोनों के जवाब दूंगी भाई, डॉक्टर के ऊपर दोनों खर्चा पानी लेके। नूपुर आप सवाल आम आदमी पार्टी का दीजिए। हाँ, आम आदमी पार्टी दोनों का दूंगी, नहीं मैं दोनों का दूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी संतुष्ट थी कि एक चिता के ऊपर 8 शव जल रहे थे बीड़ के अंदर महाराष्ट्र में। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी बड़ी संतुष्ट थी कि एक एम्बुलेंस में 22 शव घुसेड़ के लिए जा रहे थे क्रिमेशन के लिए, और आप यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही है। और वही रीना जी आप आपस में डिसाइड कर लो, क्योंकि आज आपके वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि 15,000 बेड पाइपलाइन में, और आपको दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने जिस तरीके से खदेड़ा है ना, पाइपलाइन तो हम 3 हफ्ते से सुन रहे हैं, असल में कब दिखेंगे? तो आप 10,000 कह रही हैं, वो 15,000 कह रहे हैं, आपको आपस में नहीं पता। दूसरी बात, जनवरी 23, 2021 को 10 राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के भेजी गई थी कि आ रही है दूसरी वेव, क्या प्रिपेयर्डनेस है? आप कह रहे हो सब सो रहे थे, आप सो रहे थे जनाब। जब 8 पीएसए प्लांट्स का टेंडर अक्टूबर 2020 में दिया गया, मेरी बात सुन लीजिए, झूठ बोल रही है। मैं दे रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा। रीना कांग्रेस, रागिनी नायक, रीना, ठीक है, रागिनी नायक एंड रीना विल रिस्पॉन्ड। डॉक्टर राहुल भार्गव और उर्वशी प्रसाद जी, मैं आता हूं।
वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में रागिनी नायक जवाब देंगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोलेंगे। डॉक्टर राहुल उर्वशी, मैं आपके पास भी आऊंगा। आपका एक बार फिर स्वागत है। बगैर वक्त गवाए सीधे मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का जो ऑडियो वीडियो है शायद वो फ्रीज है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रागिनी मैं कहूंगा कि क्विकली आप रिस्पॉन्ड करिए सो दैट कि मैं फिर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के पास जाता हूं। जी डॉक्टर राहुल आ रहा हूं मैं आप मैं आ रहा हूं आपको डॉक्टर साहब। प्रतीक जी, हाँ देखिए प्रतीक जी, अपने सर्वोच्च नेता से सीख लेते हुए भाजपा की प्रवक्ता को लगता है कि वो जोर जोर से चिल्लाकर 100 बार झूठ बोलेंगी तो वो शायद सच साबित हो जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं होती। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि बार एंड बेंच का ट्विटर हैंडल है, वो सुप्रीम कोर्ट के सारे कॉन्वर्सेशंस को ट्वीट करता है। जरा उसमें जाकर देखें तो साफ पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या पूछा। मैं सुविधा के लिए एक दो बातें जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी। एक बात आप सुन लें जरा। We need to look at the issue pan India and oxygen audit is necessary। जो मैंने कहा था कि ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सरकार ऑक्सीजन ऑडिट करे क्योंकि अभी गलती हुई है। मैं बीच में नहीं बोली, इनका ऑडियो डाउन कराइए। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं होता है। आप इनसे बोलिए कि जरा शांत होकर बैठ जाए। पहले मुझे बोलने दो, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला। प्रतीक जी मैं रागिनी नूपुर शर्मा बोलने दीजिए। नूपुर शर्मा बोलने दीजिए। नूपुर शर्मा सब लोग देखते हैं। नूपुर शर्मा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। नूपुर शर्मा संवेदनशील मुद्दा है। नूपुर, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैंने सबकी बात सुनी। नूपुर शर्मा प्लीज, नूपुर शर्मा प्लीज, नूपुर शर्मा करने की इनकी टेक्निक है। जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो इसी तरीके से बौखलाती है और डिबेट को खराब करती है। प्रतीक जी, ये कोई डिबेट नूपुर प्लीज, मैं रागिनी एक मिनट होल्ड करिए। रागिनी क्या होगा? ये कौन होती है फेडर डाउन करने वाली? ये कौन होती है जी बोलिए। नहीं ये बात गलत है। नूपुर बात तो सुनने दीजिए ना। नूपुर बात तो सुनने दीजिए ना। ये पर्सनल नहीं हो सकती, आपको रोकना पड़ेगा। ये पर्सनल नहीं हो सकती, आपको रोकना पड़ेगा। नूपुर प्लीज, ऑडियो डाउन। नूपुर की ऑडियो डाउन। नूपुर की ऑडियो डाउन। रागिनी बात कंप्लीट करिए, जल्दी से बात कंप्लीट करिए। प्रतीक जी, जैसा बात कंप्लीट करिए, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की। आज दो बड़ी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। पहली चीज में जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है, मैं वर्बेटम यानी शब्दशः आपको पढ़ के बताती हूँ। देन द थर्ड वेव कम्स, हाउ विल यू डील विद इट? कि उन्हीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया, जिसका हवाला देके नूपुर शर्मा कह रही थी कि अभी मैसेज आया है। इन्हीं सॉलिसिटर जनरल को लगातार सुप्रीम कोर्ट नाक रगड़वा रहा है। फिर पूछा गया, व्हाट इज द प्लान? Suppose containers are available, what can be done? Center replied, the Supreme Court can guide us। यानी कि हमें नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट गाइड करे तो हम आगे की नीति बनाएंगे। चलिए ये भी आप बताइए। मैं वैक्सीनेशन पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि डॉक्टर आगे बढ़िए उससे आगे वैक्सीनेशन। आप एक बात बताइए, जब देश में दवाई है ही नहीं, वैक्सीनेशन है ही, वैक्सीन है ही नहीं तो लगेगी क्या? वैक्सीन बनाने वाले लंदन में चले गए। पिछले 15 दिनों में 45% वैक्सीनेशन देश में घटा है। जहां 45 लाख लोगों को 15 दिन पहले वैक्सीनेट किया जा रहा था, वो 25 लाख पर आंकड़ा आ गया। एक बात रीना गुप्ता भी बताएं, जब दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हुआ तब 99,000 लोगों का वैक्सीनेशन होता था। आज 50,000 से कम वैक्सीनेशन हो गया है। तो वही बात है ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेगी क्या? और ये बात महाराष्ट्र में भी है। रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी नाउ विल रिस्पॉन्ड। नो आम आदमी पार्टी ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी ठीक। प्लीज रागिनी, आम आदमी पार्टी प्लीज ऑडियो कम करेंगे। ऐसे कोई फायदा नहीं है। ऑडियो कम कर दीजिए, उनको आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए। ऑडियो बंद करिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। पहली बात तो ये है, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। बीजेपी के जी, जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, दिल्ली में आप कह सकते हैं कि विपक्ष की सरकार है,
कर्नाटका में, हरियाणा में, यूपी में, हर जगह लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। तो इसमें पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेदार है या ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं ये मुझे बताइए। सर बोलने दीजिए, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। आप बोलने नहीं दे रहे प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए नुपुर शर्मा का। इन्होंने बोला पीएसए प्लांट्स का, पीएम केयर फंड से 21 अक्टूबर को 150 पीएसए प्लांट पूरे देश में लगने थे। इन्होंने एक ठेकेदार को पूरा ठेका दिया, वो 5 प्लांट लेके गुजरात का ठेकेदार गबन करके भाग गया। अब ये स्टेट से पूछ रहे हैं कि पीएसए प्लांट्स कहां हैं। तीसरी बात, पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स वैक्सीन कहां से लाएंगी अगर केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया नहीं कराएगी? और आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, सरकारें फ्री में वैक्सीन दे रही हैं। केंद्र सरकार जो है पिछले फ्री में 1 साल वैक्सीन में क्यों नहीं दे रही? आपके पास 3,500 करोड़ केंद्र रुपए, सरकार की ऐसे जिम्मेदारी कोई है। फायदा नहीं है। वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदा ये बताइए। बाईपैक मशीन 23 नवंबर को आपने घोषणा की थी, 14 का बाईपैक मशीन खरीदने की। आप इन लोगों को इम्प्लीमेंट करने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। जिम्मेदारी थी ना वो दिल्ली सरकार ने निभाई है, सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार ने नहीं निभाई है। भाजपा और आप डॉक्टर राहुल भार्गव, 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 आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लोग रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी को देखना चाहते हैं, कौन बोल रहा है, क्या जवाब दे रहा है, जो लोग समझना चाहते हैं। लेकिन ऐसे दुखद स्थिति में जब आ जाए कि कोई किसी को बोलने ही ना दे, ओवरलैप करे, तो बहुत दुखद होता है। आज अभी बस सिर्फ इतना, और आप बेहतर तरह से लोगों को वॉच कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।